गुड मॉर्निंग। ज्ञान मंजरी विद्यापीठ महुआ। आज अपने पाठ 11 एक यात्रा यही भी, जिसके लेखक है राम दशरथ मिश्र। राम दशरथ मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार थे। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई थी। आपके बहुचर्चित उपन्यास है जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविताओं के संग्रह में बेरंग बेनामी चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते आपके कहानी संग्रह है। खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारतीय पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। एक यात्रा यही भी कहानी में रिक्शे वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। प्रस्तुत कहानी में एक रिक्शा वाले से संबंधित है। रिक्शे वाले के पास इंसानियत से भरा हुआ दिल है। वह संकट में पड़ी हुई एक युवती से विवाह कर लेता है। स्त्रियों के प्रति रिक्शा वाले युवक का मानवीय दृष्टिकोण और रिक्शे में सवारी करने वाले पति पत्नी से उसका आत्मीयता हर दिल छू लेता है। मैं बहुत यात्राभीर हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता का अनुभव तो होती है अंट संट किराए मांगने वाले ऑटो रिक्शा वालों से। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है। આપણે યાત્રા કરીએ, મુસાફરી કરીએ, પછી બીજા અજાણ્યા શહેરમાં જાઓ એટલે સૌથી વધારે બીક કોની લાગે તો કે રિક્ષાવાળાની। રિક્ષાવાળા છે એ પોતાના મનમાં आवे एटला पैसा मांगे छे। तो एक बार डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। पत्नी साथ थी, इसलिए आवस्थी बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटे वाले पीछे पड़ गई। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। डॉक्टर अने एनी पत्नी छे ए ग्वालियर जाए छे। स्टेशन पर तमे उतरो એટલે તમને ખબર છે કે ત્યાં રિક્ષાવાળા છે એ તમને પૂછતા હોય ક્યાં જવું છે એમ કરીને બૂમાબૂમ કરતા હોય છે। પરંતુ લેખક અને તેની પત્ની છે એ આગળ આગળ ચાલવા માંડે છે ત્યારે એક નવયુવાન રિક્ષાવાળો છે એ પૂછે છે, बाबूजी आप आखिर कहीं जाओगे तो खरा और आगे से ऑटो लेंगे, तो मेरा ऑटो क्यों नहीं। एना अवाजमां एक प्रकारनी जीद अने आकर्षण हतुं એટલે मैं એને हाँ पाड़ी दीदी। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वंचित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी। एनी वातोमांथी अमे पोते रिक्शा चलावता एनी साथे वात करतो तो तमे
ક્યારે પહોંચી ગયા ખબર ન પડી અને એને જેટલા પૈસા માંગ્યા એટલા આપીને અમે ડૉક્ટરને ઘરનો કોલ બેલ દબાવ્યો ત્યારે ખબર પડી કે ડૉક્ટરે તો દવાખાનાની જગ્યા બદલી નાખી છે। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था। हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूँ। पछी एने अमने नवी जगह ज्यां दवाखानु हतुं त्यां पहोंचाड़ी दीधा अने एने पैसानुं पूछ्युं। बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर में यहाँ तक का किराया अतिरिक्त हो गया ना। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाओगे। मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर के बाद निकले तो देखा वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा कि ऑटो वाला कुछ और ही है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल छोड़कर उसने पूछा फिर कब आऊँ। यानी आप शहर में घूमोगे फिरोगे ना। आपको कहाँ जाना होगा ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक है। कल शताब्दी से लौटोगे तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ। भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिए। अरे तुम्हें अपना नाम तो बताया ही नहीं। मोहन। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता था। घूम घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारे पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा बेटे तुम ग्वालियर के हो। नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ। એને પૂછે છે, બીજે દિવસે એને ફરવા માટે લઈ જાય છે અને પછી વાતચીતમાં છે લેખક શું કહે છે એને તો કે બાબુજી અને અમ્મા લેખકને કહ્યું તમે આગ્રાના રહેવાસી છો। માતા પિતા તો બાળપણથી મૂકીને ગુજરી ગયા છે। મોટા ભાઈએ ઉછેર્યો। मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ा। हमें लगा कि यह कहते कहते कुछ भर गया है, इसलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा। आगरा में अपना घर है। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की। भाई वकील है, मैं भी बीए पास हूँ। कोई नौकरी खोज रहा था कि एक चुपकी सी छा गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया। मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास सी धिधियाती हुई बोली मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ। मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। શું કહે છે મોહન પોતે પણ બીએ કરેલું છે અને નોકરીની શોધમાં તે ગ્વાલિયર આવ્યો હતો। પછી તે નોકરી શોધતા શોધતા આમ તેમ ભટકી રહ્યો હતો ત્યારે એક ઘટના બની। એક પરિચિત છોકરીએ તેને બોલાવ્યો અને બચાવી લેવા માટે મદદ માંગી। છોકરીના પિતા તેના લગ્ન એક ઘરડા માણસ સાથે કરી રહ્યા હતા અને છોકરી તેની સાથે લગ્ન કરવા કરતાં કૂવામાં પડીને મરી જવું પસંદ કરે। मैं बहुत असमझ में पड़ गया। क्या करूं, कर भी क्या सकता हूँ। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहाँ उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की।
वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोल उठे, तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने न में सिर हिलाया तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा। उसने स्वीकृति में अपना सर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन बाबूजी? लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी करवाना चाहती है, बात तय हो चुकी है। फिर बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात वह संकट में है। इससे विवाह का प्रतिकार भी होगा और मानवीय भी। लेकिन फिर શું કહે છે, એને મોહન છોકરીને પોલીસ સ્ટેશને લઈ જાય છે। તેને થાનેદારને બધી વાત કરી। મોહને કહ્યું, તું આની સાથે લગ્ન કેમ નથી કરી લેતો? છોકરી મોહન સાથે લગ્ન કરવા તૈયાર થઈ જાય છે, પણ મોહન શું કહે છે કે મારા ભાભીની બેન સાથે મારે લગ્ન કરવાની વાત નક્કી થઈ ગઈ છે। ભાઈ પણ ના ખુશ થવાનો ડર છે। એને એમ કે ભાઈ મારા ભાઈએ મને મોટો કર્યો તો એ આવું કરીશ તો એ કદાચ નારાજ થઈ જાય। છોકરીના માતા પિતા પણ તેની ઉપર છોકરી ભગાડી જવાનો કેસ કરી દે તો। लेकिन फिर हाँ, अब समस्या यह है कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई फिर वही बेच दिए जाने का संकट। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी नाराज होंगे। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैं थानेदार सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की के माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। 15 दिन बाद उन्हें मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। मैंने कहा, मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा। लगते है कथा सुन रहा हूँ। थानेदारे થોડાક દિવસ સુધી છોકરીને ક્યાં રાખી તો કે નારી નિકેતનમાં રહેવાની વ્યવસ્થા કરી દીધી અને છોકરીના મા બાપની વિરુદ્ધ ફરિયાદ લખાવી દીધી। 15 દિવસ પછી છોકરીના લગ્ન મોહન સાથે કરાવી દીધા। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता था और कविताएं मानवीय संवेदन से भरी होती है। हाँ, तब ठीक है भाई। हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ जाता है। हाँ, तब यही मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और मुझे घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उसकी साली से शादी नहीं की, दूसरी जिस लड़की से की वह किसी और जाति की है। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए? हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाह होना कठिन था। पराए शहर में भले भी ही कोई अपनापन न हो, किंतु परायापन उस अपनेपन से अच्छा है जो दिन रात अप्रतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे। हाँ, सही कह रहे हो। મોહનના ભાઈ ભાભીએ એને મરજી વિરુદ્ધ લગ્ન કર્યા એટલે ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યો અને છોકરી પાછી બીજી નાતની હતી, તેથી ભાઈએ તેને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યો। હવે આગ્રામાં રહેવું મુશ્કેલ હતું એટલે પત્ની સાથે ગ્વાલિયર આવી ગયો। અહીં એને કોઈ નોકરી ન મળતા તેણે રિક્ષા ચલાવવાનું શરૂ કર્યું। લેખક મોહનની પ્રશંસા કરતા, हाँ सही कह रहे हो,
यहाँ तो कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया, उसी के सहारे चल रहा हूँ। वास्तव में तुम बड़े हो मोहन। बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशग्रस्त होने से बचा लिया, अपने जीवन के साथ सम्मानपूर्ण लगा दिया। बाबूजी, इस कार्य में मुझसे भी संतोष मिला। मैंने एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। मोहन की इस कहानी हम पर छा गई, वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। हमें उसे 500 रुपये का नोट देने लगे। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। अरे, यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़े ही दे रहा हूँ। बाबूजी, माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से लग रहा था मुझे माँ बाप मिल गए। इस सुख के आगे पैसा का कुछ मोल नहीं है। पैसा तो और लोगों से कमा लेता बेटा, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ? लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आऊँगा मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही। लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने पड़ेंगे। उसके 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए। जैसे कह रहा हो, यह शर्त अपनी आप रख दी बाबूजी। कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी, आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूँगा। हाँ भाई, शौक में, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी का नाम है कामना। और जब भी हम स्टेशन के अंदर जाने लगे, तब आँखों में न जाने कितने अपनेपन लिए हम निहारते रहे। लेखक मोहनની પ્રશંસા કરતા કહ્યું, હકીકતમાં તું મોટો છે મોહન. મોટા લોકો તો નારી હિતમાં લાંબા લાંબા લેક્ચર આપે છે, લેખો અને કવિતા લખે છે, પરંતુ વ્યવહારમાં કશું ઉતારતા નથી. તે તો ખૂબ સહજ ભાવે એક છોકરીને મુસીબતમાંથી બચાવી લીધી અને પોતાના જીવનમાં સન્માનપૂર્વક સ્થાન આપ્યું. પાછા ફરતા મોહન લેખક દંપતીને સ્ટેશને પહોંચાડવા આવ્યો. લેખકે તેને 500 રૂપિયાની નોટ આપવા માંડી ત્યારે તેણે કહ્યું, મને માતા પિતાનો જેવો પ્રેમ મળ્યો છે, આ સુખ માટે પૈસા કરતાં વધારે છે. મોહને લેખકને વિનંતી કરી, જ્યારે તેઓ ગ્વાલિયર આવે ત્યારે તે ચોક્કસ બોલાવે. લેખકે તેને કહ્યું, જો તે 500 રૂપિયા લેવાનું સ્વીકારશે તો જ તેઓ તેને આગ્રહ માનશે. છેવટે મોહને 500 રૂપિયા લઈ લીધા. તેમના પૂછવાથી લેખકે પોતાનું નામ સત્યકેતુ અને પત્નીનું નામ કામના કહ્યું. વિદાય થતી વખતે લેખકે મોહનની આંખોમાં ઊંડી આત્મીયતા જોઈ.